हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक फाइनेंशियल सर्विसेज विषय का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमें पता है, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम जानते हैं और बातें भी होती हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, या जिसे हिंदी में वित्तीय प्रणालियाँ भी कही जाती हैं। इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इस फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और चौथा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो हमारे देश का वित्तीय प्रणाली है या फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके 4 सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। उन्हीं में से एक फाइनेंशियल सर्विसेज, या जिसे हम वित्तीय सेवाओं के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की या वित्तीय सेवाओं की, ये वो सेवाएं होती हैं या ये वो सर्विसेज होती हैं जिनके द्वारा कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने लिए फंड रेज करने का या फंड की व्यवस्था करने का काम करता है। और दूसरा, इन्हीं से संबंधित जो काम होता है, जो कि ऐसी सेवाएं होती हैं जिनके जरिए कंसल्टेंसी या परामर्श जिसे हम कहते हैं, उस तरीके की भी सेवाएं ये देते हैं जिससे व्यवसाय में ग्रोथ किया जा सके, या जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो भी ये करते हैं इन सेवाओं के जरिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं तो इसके 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी सेवाएं जिससे फंड रेज होता है या फंड मेंटेन होता है, और दूसरा ऐसी सेवाएं जिनसे बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, और वो सेवाएं कोई संस्थान या कोई अलग पार्टी प्रोवाइड करती है और उसके एवज में वो फ़ी लेते हैं, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी सेवाएं होती हैं जिन्हें हम फ़ी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विसेज विषय का। वित्तीय सेवाओं का जो पेपर होता है, जिसे हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और ये कितने प्रकार का होता है या वित्तीय सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, हम उसे भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट, एक कंपोनेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया, 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बैंक वगैरह आते हैं हमारे। फाइनेंशियल मार्केट, जो बाज़ार है, वित्तीय बाज़ार, जिसे हम जानते हैं हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी आते हैं, हम उसको जानते हैं। और हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में जाना, बैंक और फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाली संस्थान होती हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं। और एक होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इत्यादि आते हैं। तो चलिए आज हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज और उसके रूप, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आए और आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीज़ें पहले से लिखी गई हैं, हम उसे देखेंगे और मैं उसे एक्सप्लेन भी करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि वो आपको समझ में आए। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज की शुरुआत हम फाइनेंशियल सर्विसेज की डिफिनीशन से करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज होती क्या है? तो अगर साधारण रूप से देखा जाए, जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज का, ये वो सेवाएं होती हैं, या जिसे आप कह सकते हैं कि ये पैसा या मनी को बेचने का काम करते हैं, वित्त को बेचने का काम करते हैं, और उसी से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं या सेवा देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर फाइनेंशियल सर्विसेज का डिफिनीशन लिखा हुआ है। द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन कनेक्टेड विद द सेल ऑफ मनी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ये वित्तीय सेवाओं या वित्तीय सेवाएं नामक शब्द है, इसको परिभाषित किया गया है ऐसी क्रियाएं या वो लाभ जो कि संतुष्टि प्रदान करते हैं, और वो संतुष्टि कैसे मिलती है? बाय द सेल ऑफ मनी, मतलब मुद्रा के बिक्री के बाद, दैट ऑफर्स टू यूजर्स एंड कस्टमर्स फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू। और ये ऑफर क्या करता है अपने ग्राहकों को?
वित्तीय सेवाओं से संबंधित जो मूल्य होते हैं वो ये ऑफर करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसके अंतर्गत सेल ऑफ मनी या मनी को बेचा जाता है, एक तरीके से मनी को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है, और ये कस्टमर को, जो भी ग्राहक होते हैं, उन्हें फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, या वित्त से संबंधित जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है, उसे ये प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो हमें इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स आपको दिख रहे हैं, वो दो हैं। सबसे पहला है फंड बेस्ड या एसेट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज या ऐसी वित्तीय सेवाएं जिसके द्वारा फंड को बढ़ाया जाए या फंड को मेंटेन किया जाए, या जिससे फंड की व्यवस्था की जाए। और इसका एक और नाम दिया गया है एसेट बेस्ड। एसेट बेस्ड का मतलब होता है संपत्ति आधारित, मतलब ये संपत्ति को की वृद्धि करने का काम करता है। तो फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसी सेवाएं या ऐसी वित्तीय सेवाएं जिससे फंड मेंटेन होता है या फंड रेज होता है या फंड को बढ़ाने का काम किया जाता है। और जो दूसरा इसका रूप है, जो दूसरा टाइप है, वो है फी बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड या एडवाइजरी सर्विसेज। फी बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड या एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब ये वो सेवाएं हैं जिनसे एक तरीके से परामर्शात्मक सेवाएं हैं, जिससे फंड तो एक तरीके से जो परामर्श होते हैं, जो डिसीजन रिलेटेड वर्क होते हैं या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वर्क होते हैं, वो ये परामर्श देते हैं जिससे हम अच्छे डिसीजन ले सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें या बढ़ा सकें। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वित्तीय सेवाएं हैं वो दो भाग में बटी हुई हैं। एक ऐसी सेवाएं जिससे फंड रेज करने का काम किया जाता है, दूसरी सेवाएं जो परामर्शात्मक होती हैं जिससे भी फंड रेज होता है, लेकिन उसके एवज में जो भी परामर्श देने वाला होता है वो फी चार्ज करता है या उसके एवज में वो फीस लेता है। ठीक है, तो दो तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज, एक फंड बेस्ड, फंड मेंटेन करने का, और दूसरा फी बेस्ड, मतलब वो परामर्श देंगे तो उसके एवज में वो फी चार्ज करेंगे, फी लेंगे। चलिए, इसके कई पार्ट हैं। जब हम फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें दिखता क्या है? सबसे पहला इक्विपमेंट लीजिंग, दूसरा हायर परचेज एंड कंज्यूमर क्रेडिट, तीसरा बिल डिस्काउंटिंग, चौथा वेंचर कैपिटल, पांचवा हाउसिंग फिनांस, छठवां इंश्योरेंस सर्विसेज, सातवां फैक्टरिंग और इत्यादि और भी हैं फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये वो सेवाएं हैं जिससे फंड मेंटेन करना या जिससे हम कह सकते हैं किसी भी संस्था को अगर अपने वित्त को बढ़ाना है तो ये वो सर्विसेज हैं जिससे वो वित्त बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक एक कर हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने इक्विपमेंट लीजिंग नामक टर्म जो है वो दिखाई दे रहा है। और जब हम बात करते हैं इक्विपमेंट लीजिंग की, तो लीजिंग हमने सुना हुआ है, लीजिंग वो व्यवस्था है जिसमें ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसमें एक तरीके से रेंटल पे किया जाता है जो भी वस्तु होती है उसके एवज में, मतलब यहाँ पर ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है। और कोई भी कंपनी अगर फंड अपना मेंटेन करना चाहती है तो अपने इक्विपमेंट को लीज पर देकर जो भी लेने वाला होगा वो उसे इस्तेमाल करे और उसका वो रेंटल पे करे। ऐसी व्यवस्थाओं में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता या स्वामित्व का जो है हस्तांतरण नहीं होता है। और इस लीजिंग में होता क्या है? कंट्रोल ओवर एसेट विदाउट बाइंग और ओविंग द एसेट, मतलब ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपत्तियों पर नियंत्रण होगा लेकिन उसे खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे ओ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो लीजिंग, इक्विपमेंट लीजिंग एक नई तरीके की व्यवस्था है जिसमें कंपनियां या संस्थाएं अपने इक्विपमेंट को लीज पर देकर उससे धन एकत्रित कर लेती हैं और जो भी लेने वाले होते हैं वो इस्तेमाल करने की अवधि तक उसका रेंट पे करते हैं या रेंटल देते हैं, लेकिन ओनरशिप का ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा है हायर परचेज एंड कंज्यूमर क्रेडिट। हायर परचेज एंड कंज्यूमर क्रेडिट जिसे हम किराया क्रय पद्धति के नाम से भी जानते हैं,
और ऐसी व्यवस्थाओं में ये एक अल्टरनेटिव है, लीजिंग का ही ये अल्टरनेटिव है, जिसके अंतर्गत जस्ट अपोजिट ऑफ लीजिंग यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम हायर परचेज की बात करते हैं तो कोई भी इक्विपमेंट को जो है वो ले लिया जाता है, उसका एक इंस्टॉलमेंट बनता है, और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप तभी होता है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसका पे कर देते हैं, तभी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है। तो मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर आपको आवश्यकता है तो तुरंत आप एक एसेट को का इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के तहत जो है आप उसे लेते हैं, वेंडर उसे बेचता है। लेकिन वहाँ पर कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या होती हैं कि कुछ तो पेमेंट देना होता है, डाउन पेमेंट जिसे हम कहते हैं उसे देना होता है, फिर बाकी के रकम का एक किश्त बना दिया जाता है जिसे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद देना पड़ता है। और इसमें एक व्यवस्था ये भी होती है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप तभी होगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, जब उस किस्त की अंतिम किस्त जब आप पे कर देंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कर दिया जाता है। तो लीजिंग से ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लीजिंग में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता, लेकिन हायर परचेज या जिसको हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इस व्यवस्था में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप तभी होता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया जाता है। तो ये भी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे फंड रेज होता है। यहाँ पर कंज्यूमर क्रेडिट भी दिया गया है। तो जब हम बात कंज्यूमर क्रेडिट की करते हैं तो कंज्यूमर क्रेडिट ज़्यादातर जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसके संदर्भ में ये इस तरीके की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। ये भी कुछ हायर परचेज सिस्टम की तरह ही फंक्शन होता है। यहाँ पर भी डाउन पेमेंट देना होता है, विथ इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट का भुगतान करना पड़ता है, और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कर दिया जाता है। तो इक्विपमेंट लीजिंग और उसका अल्टरनेटिव हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट, ये दो। तीसरा है बिल डिस्काउंटिंग, जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, और ये भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत फंड रेज किया जाता है, कंपनियां फंड रेज करती हैं। 1992 के स्कैम के बाद से आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन बिल डिस्काउंटिंग पर लगाया, और जिसके बाद थोड़ा सा ये अप्रचलित भी हो गया, थोड़ा सा उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक मेथड है बिल डिस्काउंटिंग जिसे बोला जाता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे बोला जाता है, फंड रेज करने का या फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज का ये एक मेथड है। चलिए, थर्ड, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल जिसे हम जोखिम पूंजी के नाम से भी जानते हैं। वेंचर कैपिटल वो मेथड होता है जिसमें कोई नई कंपनी जिसे पैसे की आवश्यकता है तो उसे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि मार्केट में किसी नई कंपनी को या नए तरह के उत्पाद को या नए आविष्कार को कोई भी फाइनेंस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें रिस्क होता है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। गवर्नमेंट भी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत इस तरीके से लोन प्रोवाइड करती है जो भी नया कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। तो आप कह सकते हैं ऐसी व्यवस्थाओं में गवर्नमेंट भी वेंचर कैपिटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो वेंचर कैपिटल जिसे हम हाई रिस्क कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, ये वो व्यवस्था है जिसमें कोई नया बिजनेसमैन बाजार में जब उतरता है तो उसे कोई लोन नहीं देता, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट वो कैपिटलिस्ट होते हैं जो उन्हें ऐसी व्यवस्थाओं में ऋण प्रदान करते हैं, लोन देते हैं। तो हम वेंचर कैपिटल को फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़कर देख सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस, और हाउसिंग फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो घर बनाने के लिए वित्त की आवश्यकता सबको होती है। पहले की व्यवस्थाओं में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेती थी कि जिसको भी घर बनाना होता था तो गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन उसके बाद 1970 तक गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई आरबीआई के द्वारा, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिसने जो है लोन प्रोवाइड करने का एक तरीके से काम शुरू किया, और जिसको भी घर बनाने की आवश्यकता होती थी वो फिनांस प्रोवाइड करते थे, फिनांस प्राप्त करते थे इन नेशनल हाउसिंग बैंक्स के अंतर्गत। इसके बाद फिर कई सारे जो है बैंक्स ने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट किया हाउसिंग फिनांस के अंतर्गत। इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सभी को पता है, इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके अंतर्गत जो भी इंश्योरर होता है वो रिस्क को कवर करता है, किसी भी तरीके की क्षतिपूर्ति को वो कवर करता है और इसके एवज में वो प्रीमियम प्राप्त करता है। तो इंश्योरेंस भी एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है।
और लास्ट है यहाँ पर फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी बिजनेस अंडरटेकिंग को जो उसकी इमीडिएट कैश नीड होती है, वो एक तरीके से जो भी उसके रिसीवेबल्स होते हैं, मार्केटेबल रिसीवेबल्स होते हैं, उसे वो बेचकर, डिस्काउंट पर बेचकर उस इमीडिएट कैश नीड को फुलफिल करता है। तो ऐसी व्यवस्था को फैक्टर बोला जाता है। और फैक्टरिंग भी हमारा एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत फंड को मेंटेन किया जाता है और इसे हम फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस या एसेट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरी तरफ हम चलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है फी बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज या एडवाइजरी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर कई सारे एलिमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है हमारा इशू मैनेजमेंट, दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तीसरा है कॉर्पोरेट काउंसलिंग, चौथा है लोन एंड सिंडिकेशन और पांचवा है मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर आप इसे टोटालिटी में देखें तो इन सभी को हम मर्चेंट बैंकिंग के दायरे में रखते हैं। मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये मर्चेंट बैंकिंग के नाम से जानी जाती है। और जब हम मर्चेंट बैंकिंग का नाम लेते हैं तो मर्चेंट बैंकिंग में सम्मिलित क्या होता है? बैंकिंग प्लस कंसल्टेंसी, मतलब बैंकिंग सेवाएं और कंसल्टेंसी का मतलब होता है परामर्शात्मक सेवाएं। तो फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज वो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जिसमें जो भी सेवाएं देने वाले होते हैं वो उसके एवज में फ़ी चार्ज करते हैं या पैसा लेते हैं। ठीक है, तो इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, लोन सिंडिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये पांचों, और आप इसमें एक और जोड़ सकते हैं कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर भी के संदर्भ में ये परामर्श देंगे कि डेप्ट का रेशियो कितना होना चाहिए और इक्विटी का रेशियो कितना होना चाहिए। तो एक तरीके से ये वो सेवाएं हैं जिसके एवज में जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो फ़ी चार्ज करते हैं। तो इशू मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनियां शेयर इशू करती हैं तो ये वो फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि इनको बताते हैं कि कब इन्हें मार्केट में अपने शेयर को इशू करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं किसी भी कंपनी के वो किस तरीके के होने चाहिए वो ये बताते हैं। कॉर्पोरेट काउंसलिंग का मतलब एक तरीके से परामर्शात्मक सेवाएं, एक तरीके से कंपनी के ग्रोथ और सारे डिसीजंस को एक तरीके से परामर्श देने का काम वो करते हैं। लोन सिंडिकेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि लोन प्रोवाइडर होते हैं, वो डिसीजन भी लेने का काम ये करते हैं कि कहाँ से लोन जो है वो प्राप्त किया जाए। मर्जर एंड एक्विजिशन, आप भी जानते हैं मर्जर क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है। मर्जर का मतलब होता है जब दो कंपनियां एक साथ मिलकर सेम लेवल की होती हैं वो काम करती हैं, और एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो ऐसे सिचुएशन को हम मर्जर और एक्विजिशन बोलते हैं। लेकिन ये डिसीजन कब लिया जाना चाहिए इसे भी बताने का काम जो फंड मैनेजर होते हैं या मर्चेंट बैंकर होते हैं वो इसे करते हैं। जब हम बात करते हैं मर्चेंट बैंकिंग की तो सबसे पहले इसकी शुरुआत ग्रिंडलेज बैंक के द्वारा भारत में किया गया था 1969 में, 1969 में। कौन से बैंक के द्वारा? ग्रिंडलेज बैंक के द्वारा 1969 में। इसके बाद धीरे धीरे जब ये प्रचलित होता चला गया तो SBI के द्वारा, ICICI के द्वारा इसे अपनाना शुरू किया गया और बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने इस सेवा को भी करना शुरू कर दिया। आज के समय में अगर हम बात करें तो हर बैंक मर्चेंट बैंकिंग की सेवाएं देता है जिसमें इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, लोन सिंडिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन रिलेटेड डिसीजन जो होते हैं वो सेवाएं वो प्रोवाइड करते हैं और उसके एवज में उस सेवा को प्रोवाइड करने के बाद वो उनसे फ़ी चार्ज करते हैं या फीस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। इतना तो हमारा है मर्चेंट बैंकिंग। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती हैं भाई? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो एजेंसी होती हैं जो क्रेडिट वर्दीनेस को एग्जामिन करती हैं। क्रेडिट वर्दीनेस एग्जामिन करने का मतलब कि किसी को अगर लोन दिया जाए तो क्या उसके अंदर ये क्षमता है कि वो लोन लौटा सकेगा।
जैसे हम भी सुनते हैं पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर जानिए, क्रेडिट स्कोर जानिए। तो क्रेडिट स्कोर वो इस वजह से आपको वो आपकी क्रेडिट रेटिंग करते हैं एक तरीके से, और उस स्कोर के जरिए वो बता सकने में सक्षम होते हैं कि क्या अगर आप लोन लेंगे तो लौटा पाएंगे या नहीं, लौटाने की क्या प्रतिशतता होगी, या लौटाने में आप सक्षम हैं या नहीं हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रेटिंग का काम करती हैं कि अगर कोई कंपनी या कोई संस्था लोन लेगी तो उसके लौटाने की क्षमता क्या है, क्या लौटा सकती है, वो रेट करते हैं एक तरीके से अल्फ़ा न्यूमेरिकल वे में या न्यूमेरिकल वे में। आउट ऑफ 10 वो रेटिंग देते हैं, कितना मिला, अगर किसी को 3 मिला तो वो ख़राब ही माना जाएगा, 7 मिला, 8 मिला तो उसे अच्छा माना जाएगा। तो इनका रेटिंग करने का भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ए प्लस, बी प्लस, सी, इस तरीके से भी वो रेटिंग करते हैं, और न्यूमेरिकल वे में भी 1 to 10 वो रेट करते हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में 3 बहुत प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। एक है क्रिसिल, एक है केयर और एक है ICRA, जिसे इकरा भी बोला जाता है। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च इन इक्विटीज़, और ICRA आपका इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 3 भारत की सबसे प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। और अगर हम विदेशों की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, इसका भी नाम आपने सुना होगा, जो कि क्रेडिट रेटिंग करती हैं, देशों की विदेशों की इकोनॉमी को जो है जज करते हैं, रेट करते हैं, और वो बताते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। लास्ट हमारा स्टॉक ब्रोकिंग, जिसे हम सभी जानते हैं कि वो ये एक तरीके से सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। स्टॉक एक्सचेंजेस फंक्शन होते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। आज के समय में इसे हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नाम से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आना है तो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये भी फ़ी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं कि जब आप इनसे जुड़ते हैं, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके एवज में ये फ़ी चार्ज करते हैं। इसे आज के समय में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरीज भी आपने जाना है, हमारे देश में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL, जो कि स्टॉक या सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग का काम इनके थ्रू होता है। कैसे होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या स्टॉक ब्रोकर्स या स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसीज के थ्रू ये किया जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का एक कंपोनेंट है। हम अपना नया टॉपिक अगले क्लास में डील करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे।